नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के उद्देश्य से अन्य राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रही है, जिसके तहत उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चुनाव प्रबंधक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी आलाकमान के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारी वहां दी गई है। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहां पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहां पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून के एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में विधायकों के आवास आवंटन को लेकर कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। आपको बताते चले कि कई पूर्व विधायकों ने अभी तक आवास खाली नहीं किए हैं, तो वहीं कई विधायकों को 2-2 आवास आवंटित किए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में आवास दिए गए हैं। इस मामले में बीजेपी विधायक खजान दास ने प्रक्रिया देते हुए बताया और उन्होंने इसको गंभीर समस्या बताया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि इस पर विधानसभा को पूर्ण निर्णय लेना चाहिए। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इसे विधानसभा की प्रॉपर्टी बताते हुए कहा कि विधानसभा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने इस मामले में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आवंटन में आई अनियमितता को लेकर लगातार अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि अभी भी ये मंत्रियों को आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि विधायक के आवास का आवंटन सवालों को घेरे में है। देहरादून में बने आवास को लेकर लगातार अब विपक्ष पार्टी के नेता खुद उंगली उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के भी नेता इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हॉस्टल में अलग अलग विधायकों के कमरे अलॉट किए गए हैं, फ्लैट अलॉट किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि एक एक विधायक और मंत्री के नाम से ये अलग अलग बनाए गए हैं। देखिए, ये विषय थोड़ा सा चिंताजनक है क्योंकि 70 विधायक हैं, 70 फ्लैट्स वहां पे बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं, जिसमें विधायकों के गेस्ट जब अन्य जनपदों से आते हैं या उनके क्षेत्र से आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था वहां पर की जाती थी। किंतु आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा किराए पर लिए हैं, यानी कि 100 रुपए पर डे के हिसाब से वो किराए देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इसमें चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए, जो विधायक हॉस्टल है वो राज्य संपत्ति विभाग की संपत्ति है और वहां पर राज्य के चुने हुए विधायकों को आवास आवंटित होते हैं और जो खाली आवास है वहां पर जो है गेस्ट ठहरते हैं, उनसे जो है शुल्क लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखने में ये आ रहा है कि जो विधायक मंत्री पद पर सुशोभित हो गए हैं उन्हें जो है मंत्री की आवास आवंटित हो गए हैं, उसके बाद भी वो विधायक के आवास नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं और जो विधायक इनके चुनाव हार चुके हैं वो भी जो है वहां पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। और क्या खबर में चलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उनकी ही पार्टी के कई नेता आजकल अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं।
पूरा मामला किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन को लेकर है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर पूरे नैनीताल संसदीय क्षेत्र, उधम सिंह नगर जिला और नैनीताल जिले में उनको बधाई देने के लिए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए जाने को लेकर है, जिसमें उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं की फोटो लगाई गई। लेकिन जब नैनीताल में यह फोटो लगाई गई तो उसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया। जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया है कि राजेश शुक्ला जी ने अपने जन्मदिन के पोस्टर हल्द्वानी विधानसभा में पहली बार लगाए हैं। इससे पूर्व भी उनका जन्मदिन उन्होंने मनाया होगा शायद। मैं समझता हूं कि शायद ये कुछ राजनीतिक अपने इच्छा को जाहिर करने की वजह से उनने हल्द्वानी विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हुए कुछ यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए हैं, जो कि सरासर गलत है। और कार्यकर्ताओं ने मेरे द्वारा भी और संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी इस संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। देखिए, इस पर मेरा किसी के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं तो संबंधित व्यक्तियों की इजाजत लेनी बहुत जरूरी है। कोई भी करे, अगर मैं ही डालता हूं मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूं, ये स्वतंत्र है कोई किसी के बारे में। अगर कोई ऐतराज करता है मेरी चीज क्यों डाल दी तो उस समय बुरा लगता है। तो ऐसी स्थितियों से हमको बचना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रुद्रपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने प्रदेश अध्यक्ष करण महरा से विचार विमर्श किए और उनकी संस्तुति के बाद बहुप्रतीक्षित जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। वहीं जिला कार्यकारिणी में 10 जिला महामंत्री, 10 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 42 जिला उपाध्यक्ष और 18 जिला सचिव नियुक्त किए गए हैं। आपको बताते चले कि शनिवार को सोनिया होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि कार्यकारिणी में जमीन से जुड़े हुए कर्मठ एवं जुझारू कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई जिला कार्यकारिणी में पुराने एवं अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवाओं को भी उनके काम के आधार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस में संगठन का विस्तार हो रहा है, जिसको लेकर ये पूरी पैराग्राफ तैयार किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, कार्यकारिणी का गठन करने के बावजूद भी उसके बाद यह पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस आगामी चुनाव में कैसी रणनीति बनाती है। आज इस कमेटी ने 81 लोगों को जो है जिम्मेवारी दी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 10 लगभग वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इसमें, और एक हमने बनाया है मीडिया प्रभारी। और अगर मैं उपाध्यक्षों की बात करूं तो उपाध्यक्ष हमने लगभग बनाए हैं इसमें लगभग 42। और उसके बाद हम आ जाते हैं महामंत्रियों में। महामंत्री में हमने बनाए हैं 10, और उसके बाद हम आ जाते हैं सचिव में। सचिव हमने बनाए हैं लगभग 18। तो टोटल 81 लोगों को हमने जिम्मेवारी ये दी है। और इसमें जाति समीकरण, किसानों को, व्यापारियों को, हर जाति वर्ग का सबका ध्यान करते हुए हर विधानसभा में बार बार सलाह करके हमने आज सूची जारी करी है। कमेटी के आज जिलाध्यक्ष सम्मानित हिमांशु गावा जी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें जिले के काशीपुर से लेकर खटीमा तक सभी लोगों को उसमें भागीदारी दी है, सबको जिम्मेदारी दी है। और बहुत ऊर्जावान और बहुत कर्मठ और युवाओं को भी और वरिष्ठों को भी सबको स्थान दिया गया है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज जिले के एक कार्यकारिणी घोषित हुई है और जिसमें सभी जातिगत सारे व्यापारी, किसान, मजदूर सभी को सम्मान देते हुए एक बहुत मजबूत कार्यकारिणी घोषित की है। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में ये उधम सिंह नगर में कांग्रेस मजबूत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर जसपुर से है और सब रजिस्ट्रार संदीप कुमार तिवारी
पर अपना पदभार ग्रहण करते हुए जमीनी रजिस्ट्रियों पर 2% सुविधा शुल्क की वसूली को लेकर अन्य वकीलों से विरोध किया है। आपको बताते चले कि वकीलों ने विरोध लगाते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शिकायत की है कि जिस पर अध्यक्ष ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर उससे बात की, वहीं एसोसिएशन के महासचिव ने बार एसोसिएशन कार्यालय में खुला ऐलान करते हुए अधिवक्ताओं को आगामी बुधवार को एक मंच पर बैठकर भ्रष्टाचार के विरोध के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया है। आपको बताते चले कि जिसको लेकर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। जो पार्टी के दस्तावेज हैं, पार्टी को तुरंत वहीं दे दिए जाएंगे, हाथों हाथ दे दिए जाएंगे, पार्टी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसको हाथों हाथ दे देंगे। ऐसा कोई नहीं है। जीरो टॉलरेंस, हम तो जीरो टॉलरेंस से पार्टी की जितनी रसीद होगी पैसे पार्टी वही पेमेंट करेगी। उनका वो कहना है कि आप हम वो करेंगे, हमें डॉक्यूमेंट देंगे। हमें जब पार्टी सामने है, हम डॉक्यूमेंट तुरंत तैयार करके देंगे, हैं हम तुरंत पार्टी को देंगे, वापस करेंगे। ये अवगत कराया गया कि मंगलवार को एक नए रजिस्ट्रार साहब की नियुक्ति हुई, जो स्वागत योग्य है। लेकिन कुछ व्यवधान ये आया कि कुछ अधिवक्ताओं से उनके बाबू द्वारा और एक अनाधिकृत रूप से जो वहाँ पर लड़के 2-3 बैठा रखे हैं, उनके द्वारा रजिस्ट्रार साहब द्वारा आदेश किया गया कि 2% दस्तावेज दर्ज करने में 2% की रिश्वत जो है यहाँ पर ऑफिस का खर्चा दिया जाएगा। एवं मेरा रजिस्ट्रार साहब पैसा वापिस कराइए आप। पैसा दिया है मैं जानता हूँ, आपके बाबू है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय सेना की ओर से कोटद्वार में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक अग्निवीरों के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर भर्ती को लेकर इसके पहले ही ऐलान किया था। वहीं गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए दूसरी बार आयोजित हो रही इस भर्ती में करीब 3,500 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के कौडिया स्थित विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित होने जा रहे इस भर्ती की तैयारियों की अगर बात की जाए तो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें अग्निवीर भर्ती को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। की भर्ती है वो अगले माह नवंबर में 27 से 29 तक उसकी डेट निर्धारित हुई है और उसमें जो कल मीटिंग हुई थी उसमें ये पता चला है कि लगभग 3 से 3,500 जो भर्ती के लिए यहाँ पर आएंगे, जिनका फिजिकल होना है, वो कैंडिडेट्स हैं। और 3 दिनों में लगभग 750, एक दिन 1150 और एक दिन अगले दिन लगभग 1150 के आसपास है, तो इनकी भर्ती होनी है। इसमें हमारी तरफ से जो ट्रैफिक की ड्यूटीज है वो भी लगाई जाएंगी। वहीं मां पूर्णागिरी दर्शन के दौरान परिजनों से बिछड़े 4 साल के बच्चे को बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चले कि परिजनों ने थाना टनकपुर में आकर मामले की सूचना दी। पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई में बच्चे को बरामद कर लिया गया है। वहीं परिजनों ने थाना टनकपुर पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गंगापुर के संजू अपनी पत्नी और नन्हे बच्चों के साथ शुक्रवार को मां पूर्णागिरी धाम के दर्शन करने गए थे। मां पूर्णागिरी धाम के नजदीक टेढ़ी पुलिया की एक धर्मशाला में बच्चा गायब हो गया और जिसके बाद माता पिता समेत परेशान हो गए। आपको बताते चले कि परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बाद भी जब मासूम का आता पता नहीं चला तो उसके बाद टनकपुर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल बच्चे को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है। से आए थे तो पूर्णागिरी दर्शन करने के लिए परिवार सहित। हमारा बच्चा भीड़ भाड़ होने के कारण वहाँ से लापता हो गया, गुम हो गया, खो गया। फिर हमने टनकपुर में आके थाने में यहाँ पे रिपोर्ट कराई तो यहाँ के पुलिस वालों के मदद से हमारा बेटा हमें मिल गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ से पुलिस को साथ लेकर लड़की
आपको बता दें कि रुड़की पहुंची एक बहू ने अपने पति और ससुर पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना नहीं, नवविवाहिता का आरोप है कि उसका ससुर उस पर शराब पीने का दबाव बनाता है। साथ ही पति और ससुर भी उसके साथ नशे की हालत में अश्लील हरकत करने का भी उसने गंभीर आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि महिला के मुताबिक विरोध करने पर पति और ससुर ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले के तहत बयान दर्ज किया है और आगे की जांच में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि नवविवाहिता ने अपने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि रुड़की से ये बड़ी खबर है, जहां नवविवाहिता ने अपने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि पति और ससुर शराब जबरदस्ती पिलाते थे और जिसके बाद उसके साथ गलत हरकतें करते थे, जिसको लेकर नवविवाहिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल अब पुलिस बयान के आधार पर आगे की जांच करने में जुट गई है। अगर दोषी पाए गए तो उन पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। आपको बता दें कि नवविवाहिता ने ये अपने ससुर और अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसके साथ प्रताड़ना की जाती, उसको मारा पीटा जाता। वहीं आपको बता दें ये पूरी घटना रुड़की की है कि नवविवाहिता की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और जिसके बाद ससुर और पति दोनों मिलकर शराब पिलाते थे। अगर नवविवाहिता मना करती थी तो उसके साथ मारपीट की घटना की जाती थी, जिसको लेकर नवविवाहिता परेशान हो गई। अपने घर वालों को भी इस बात को लेकर जानकारी दी। अगर उसके बाद फिर पुलिस को इस बात की सूचना दी और तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने बयान दर्ज किया और बयान के आधार पर पुलिस ससुर और पति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अग्रिम पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था 2020 में, 30 अक्टूबर 2020 में। सार्थक गर्ग, सन ऑफ संजय गर्ग, और मेरी बेटी को काफी परेशान किया गया। उसे मारते हैं, पीटते हैं, दारू पी के बहुत बदतमीजी करते हैं और गलत निगाह से बच्ची को भी देखते हैं। ये 8-7 डॉक्टर का ग्रुप है। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर कोकला, डॉक्टर हेमंत, बंधन महेश्वरी, नीलम, ये काफी लोग हैं जो बदतमीजी कराते हैं घर में और बेटी को मारपीट के इन्होंने निकाल दिया। मेरी शादी यहाँ रुड़की इसके साथ सार्थक गर्ग के साथ हुई है। इसके फादर हैं डॉक्टर संजय गर्ग। ये लोग मुझे इतना ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग से ही ये सार्थक इतना एडिक्टेड था दारू में, इतनी ज्यादा दारू पीता है वो, इतनी ज्यादा कि वो कहीं पे भी वॉशरूम मतलब टॉयलेट कर देता है, रूम में टॉयलेट कर देता है, कहीं पे भी गिर जाता है, कुछ भी कर देता है, हर टाइम मुझसे लड़ता है। इनके घर में इनको मैंने बताया तो इनके घर में इसके जो फादर है डॉक्टर संजय गर्ग, ये इतने ज्यादा खराब हैं कि इन्होंने मतलब मेरे को छेड़ने की उसमें कर दी। मैंने इनकी कंप्लेन की, इनके चाचा को इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर पशुलोक स्थापित कॉलोनी में सील किए गए अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि सीलिंग के बावजूद बिल्डरों ने एमडीडीए के द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं एमडीडीए ने 70 से अधिक निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग पर सील करने की कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि आज एमडीडीए के अधिकारियों ने शिकायत पर क्षेत्र के निरीक्षण कर सील किए गए अवैध निर्माण का निरीक्षण करने आए, जिसमें पाया गया कि 5 बिल्डरों ने एमडीडीए के द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर बिल्डिंग फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस को तहरीर देकर सील तोड़ने वाले बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसके आधार पर अब अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं हल्द्वानी और रामनगर में जमीन की खरीद और बिक्री के लिए रेरा के नियम पर फिलहाल रोक लग गई है। आपको बताते चलें, वहीं हल्द्वानी के गौलापार में रेरा का नियम लागू नहीं होता, इसलिए बावजूद प्रशासन के द्वारा वहां पर रेरा नियम का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने जमीन की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिससे परेशान जनता ने डीएम से गुहार लगाई है। जिला अधिकारी वंदना सिंह ने मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद ही कार्रवाई करने की बात कही है। जो इन्होंने
रजिस्ट्रार कार्यालय में हो रही हैं। यदि किसी को कोई समस्या आ रही है, यदि कोई कोर्ट केस की वजह से इशू है या किसी कोर्ट में ने रोक लगाई है, किसी प्रकार का कोई अदर लीगल इश्यूज है, तो वो संज्ञान में ला सकते हैं। देखिए, पूर्व में यहाँ पर जो हल्द्वानी तहसील में और रामनगर तहसील में रेरा के नाम पर रजिस्ट्रियां को रोक दिया गया था, उस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से देहरादून में वार्ता हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर सुचारू रूप से रजिस्ट्रियां पहले की तरह 6 महीने के लिए खोल दी जाएंगी और जिसका कि ये प्राधिकरण के तरफ से जो चालानी कार्रवाई प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर की गई थी, उन गांवों में अभी तक रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं और आप तहसील प्रशासन से पूछ लीजिए और वहां पर कोई रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। जो है हम लोग बिल्कुल फेयर सुनवाई करेंगे और अगर वहीं बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कमेटी के अध्यक्ष संतोख नागपाल ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी 76वें दशहरे मेले का आयोजन 24 अक्टूबर को परेड ग्राउंड में किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल शिरकत करेंगे। वहीं दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष संतोख नागपाल का कहना है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होने को लेकर दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। पिछले 75 साल में बन्नू का त्यौहार इसी को लेकर मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हमारा दशहरा महोत्सव पिछले 75 सालों से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है, जिसमें हमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सेठ लक्ष्मण दास विरमानी जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। अब उनके पुत्र श्री हरीश विरमानी जी का आशीर्वाद मिला है और ये प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं। इस बार का प्रोग्राम बहुत भव्य होने जा रहा है। इस बार ऑल ओवर इंडिया सबसे टॉलेस्ट रावण हमारे देहरादून उत्तराखंड का है। ये एक इतिहास बनेगा और ऐतिहासिक दशहरा कहलाएगा यहाँ का। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास जो हमारे शोभा यात्रा निकलती है बड़े धूमधाम से निकलेगी। बाहर के बैंड भी बुलाए हुए हमने, नासिक ढोल भी है उसमें, और मुख्य आकर्षण हमारा राम लक्ष्मण की जोड़ी जो रावण दहन करती है, मुख्य आकर्षण उनका इस बार रहेगा। यहाँ वहीं दिनेशपुर में दुर्गा नवरात्र के महाअष्टमी पर्व पर दुर्गा मंदिर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिली, जहां सुबह से ही दुर्गा मंदिर में पूजा पाठ होती रही। आपको बताते चले कि मंदिर में भक्तों की तरफ से पहले पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद पुष्पांजलि देकर भक्तों ने अपना व्रत खोला। दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से लंगर की व्यवस्था की गई। इस दौरान दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक रवि सरकार ने कहा कि दुर्गा मां की उपासना करने वाले श्रद्धालु 5 दिवसीय दुर्गा पूजा के दौरान व्रत रखकर मां की पूजा अर्चना करते हैं और प्रतिदिन पूजा अर्चना के बाद अपना व्रत खोलते हैं। ये दिनेशपुर में दुर्गोत्सव का 64वां वर्ष है, जिससे बहुत ही भव्य तरीके से वर्तमान जिस टीम के ऊपर हम संरक्षक मंडली ने क्षेत्रवासियों ने जिम्मेदारी दी थी वो निभा रहे हैं। आज अष्टमी पूजा का समापन हुआ है। अभी लोगों ने पुष्पांजलि प्रदान किया है। मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि पूरे क्षेत्र और नगर, जनपद, राज्य और प्रदेश में खुशियां लाएं, सभी का जीवन सुखमय हो, आनंदित हो, उज्ज्वलित हो। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।